हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। मैथोलिक चैनल में आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके दोनों केसेस। बेसिकली ये दोनों केसेस जो है वो सारे टीचर्स नहीं करवाते हैं, क्योंकि हम एक ही केस में इसको इंक्लूड कर लेते हैं। बट स्टिल टू नो मोर, टू अंडरस्टैंड मोर और टू लर्न मोर एंड बीइंग नॉट कन्फ्यूज्ड, इसके लिए हम दो केसेस के प्लानिंग करके हम इसको रीड करते हैं। क्योंकि अगर केसेस वाइज पढ़ते हैं तो हमें ये ज़्यादा याद रहता है, और सिंपली अगर हम इसको कंटिन्यू साथ में करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा याद नहीं रहता है। इसलिए मैं इसको दो केसेस के ही फॉर्म में करवाती हूँ सारे स्टूडेंट्स को। सो लेट्स सी द केसेस। सो वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज़ लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में पढ़ना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ा है, और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम केस 1 पढ़ने वाले हैं एंड केस 2 पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स सी केस नंबर 1। और केस नंबर 1 समझने के बाद हम केस नंबर 1 का एग्जाम्पल करेंगे एंड देन वी सी द केस नंबर 2 एंड देन हम उसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टडी। केस नंबर 1 में हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्योंकि कोई भी फॉर्म होता है उसके बाद फिर हमें उसको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को कि ये किस फॉर्म में है, तभी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। केस नंबर 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। सो प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखते हो तो आप इससे क्या आपको क्या बेनिफिट्स है स्टैंडर्ड फॉर्म याद करने के। नंबर 1 बेनिफिट इज़ कि आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया कि केस नंबर 1 से होने वाला है क्वेश्चन, तो फिर आप सारे के सारे फॉर्मूलेज और वर्किंग रूल इसी का अप्लाई करोगे, तो आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हो इस स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू, और आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि पी क्या है और क्यू क्या है। तो यहाँ पे पी और क्यू होते क्या है। अगर आपका ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि आपका केस नंबर 1 है जहाँ पे वाई डिपेंडेंट है यानी ऊपर है, तो फिर आपके पी एंड क्यू जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ वाई होंगे तो फिर देखिए वो वाई में ही मिल जाएगा, है ना। इसीलिए ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो ये हैं, दो फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हमें याद करना है। नंबर 1 है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि डी एक्स लगाना है या डी वाई लगाना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे क्या है, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि नीचे डी एक्स है। तो इसीलिए जब भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो उसमें हम डी एक्स ही यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं जनरल सोल्यूशन के पास। तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है वाई मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई क्यू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वाई लिखा है, अब हम यहाँ पे वाई लें या एक्स लें, तो वाई या एक्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और ऊपर क्या लिखा है, वाई लिखा है, यहाँ पे इंडिविजुअल वेरिएबल किसका है, वाई का है, डिपेंडेंट का है, तो इसीलिए जनरल सोल्यूशन स्टार्ट होगा किससे, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई से। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। चलिए चलते इसका क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते करते आपको सारा का सारा याद भी हो जाएगा इजीली। ओके, बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये आपके पेपर्स में बनता है ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने यही क्वेश्चन लिया है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आपको वैसे ही क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे आप डायरेक्टली कंपेयर कर लीजिए इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। आपके पास p के बगल में एक y का फंक्शन आना चाहिए जो कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बगल में लिखा हो, और इक्वल टू में क्यू होना चाहिए। ऐसे अब आप कंपेयर करके, अगर अरेंज्ड नहीं होता है तो अरेंज करके इसको कंपेयर कर लीजिए पी एंड क्यू की वैल्यूज़ को, एंड देन यू विल गेट द वैल्यूज़। तो पी आपके पास क्या मिल गया है, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यू आपको क्या मिल गया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी की वैल्यू जो भी है वो आप रख देंगे यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग जो आपके रूल्स आपको याद होंगे, तो उसमें एक कोरोलरी होती है। कोरोलरी क्या होती है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स होता है। अभी जो आपके पास इंटीग्रेशन है, आपको दिख रहा है कहीं नीचे ऐसा फंक्शन बन रहा है जिसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x, तो ऊपर 2x आ सकता है। यस, 2 कॉमन लेने के बाद आ सकता है। तो हमने उसको उस तरीके से बनाया और डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके इसको लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग बन गया फार्मूला। ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया है।
एंड देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला विच इज़ log f ऑफ एक्स। तो log f ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और टू सामने था एज अ कॉन्स्टेंट, तो अब log एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया और ये डायरेक्टली आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। अब निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है इन द केस व्हेन y इज डिपेंडेंट। तो जनरल सॉल्यूशन है y मल्टीप्लाइड बाय आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ मल्टीप्लाइड बाय क्यू डी एक्स प्लस सी। ओके, c इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of y बिकॉज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो y से स्टार्ट होगा, बाकी तो आपको याद हो ही गया होगा, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। आई एफ की जगह आई एफ रख दिया, क्यू के प्लेस पे क्यू रख दिया है, और फिर जो कट हो रहा था इस तरफ में राइट हैंड साइड में जो कट हो रहा था उसको हमने कट करके हमारे पास फाइनली जो वैल्यू बच के आई है वो है वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ओनली डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप वन प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, और आपको बहुत अच्छे से इसका फॉर्मूला याद है कि ये होता है टेन इनवर्स एक्स। तो आपका जो फाइनल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है वो है वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर वन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी क्वेश्चंस हम फर्दर सीरीज में करते चलेंगे, बट अभी आपका कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है विद वन एग्जांपल। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, केस नंबर टू भी देख लेते हैं, लेकिन आज की वीडियो में ऐसा नहीं कि केस नंबर टू आपका छूट जाए, तो एक वीडियो में एटलीस्ट केस वन और केस टू के एग्जाम्पल्स के साथ आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमें रेड्यूसिबल भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। क्वेश्चंस हम इंडिविजुअली भी सॉल्व करते रहेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, बट कंसेप्ट पहले समझ लीजिए, क्योंकि आपके एमएसटी बहुत क्लोज हैं और टेस्ट असाइनमेंट्स तो होते ही रहते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू केस नंबर टू। So when we talk about case number two, we have to again see the standard form of the case, because अगर standard form नहीं पता होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये केस नंबर वन है या केस नंबर टू है। तो अगर आपके पास dx अपॉन dy का कोई टर्म बनता है और उसके साथ ही एक x का वेरिएबल वाला टर्म भी बन जाता है, तो फिर आप बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है केस नंबर टू का। तो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस केस नंबर टू। एंड लेट अस गो व्हाट इज अबाउट p and q। सो p and q are the functions of y और they can be constant। ठीक है, p and q याद हो गया हमको। फंक्शन ऑफ y ही क्यों होंगे, क्योंकि अगर x ही होंगे तो फिर वो x में इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर p में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा, राइट। तो p and q क्या होते हैं, आपके फंक्शन ऑफ y होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। अब इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन p तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, इसीलिए हमने e के पावर में p को dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। चलिए चलते जनरल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जनरल सॉल्यूशन में वहाँ पे क्या था, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे क्या है x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। x क्यों, क्योंकि इधर पर डिपेंडेंट क्या है, x है, यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, x है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे जनरल सॉल्यूशन में, x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ है। आई होप आपको ये चीज़ें देखते से ही याद हो गई होंगी। चलिए चलते एक क्वेश्चन करते हैं, एंड देन आपका जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो केस नंबर टू का जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन है एक्स प्लस टू वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कोई भी केस नहीं बन रहा है, तो कोई केस नहीं बन रहा है तो आप एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स के रख के देख सकते हो, डी एक्स को नीचे रख के देख लो, एक बार डी एक्स के नीचे डी वाई रख के देख लो। लेकिन आपको बहुत ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपके जो डी वाई का कोफिशिएंट है वो कितना बड़ा है, अगर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है तो, और डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना बड़ा है। तो डी एक्स का कोफिशिएंट वाई है, इसको नीचे भेजो कि आप तो दो सेपरेट टर्म्स भी बन जाएंगी आपके पास और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डी एक्स को यहीं रहने देंगे और वाई उसका कोफिशिएंट जो है वो छोटा सा जो कोफिशिएंट है उसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे वाई डी एक्स देखो मैंने क्या लिखा है, स्मॉल कोफिशिएंट है, इसीलिए हम इसको डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में बनाएंगे, राइट। तो x प्लस टू वाई क्यूब के नीचे अगर आप y भेजते हो तो ये y इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, सेपरेटली आ जाएगा और सॉल्यूशन करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है dx अपॉन dy के साथ या dy अपॉन dx के साथ दो टर्म्स और चाहिए। बट अगर आप dy को dx के नीचे भेजते हो तो यहाँ पे ये सिंगल टर्म बचेगा और यहाँ पर फिर ये दो टर्म, फिर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। इसीलिए हमने y को नीचे भेजा, इसको दो सेपरेट टर्म्स में क्रिएट करके हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बनी, dx अपॉन dy हो गया। अब dx अपॉन dy के पास हमें कौन सा वेरिएबल चाहिए होता है, x के साथ वेरिएबल चाहिए होता है p का, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे एक्स वाली टर्म को इस तरफ इसके साथ शिफ्ट कर लिया, तो ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, इक्वल्स टू 2y² बचा, वाई से वाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या रीज़न लिखा है मैंने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर किया मैंने, और साथ ही में अब यहाँ पे हम पी एंड क्यू को कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो पी आपके पास क्या आ जाएगा -1/y, तो -1/y, क्यू आपका क्या आ जाएगा 2y², तो ये आ गया 2y²। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं इस केस में, इंटीग्रेशन e⁻⁻ इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि dx/dy है यानी dy के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी dy लिखना है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। p की वैल्यू रखी -1/y dy, तो 1/y का इंटीग्रेशन जो है वो log y होता है, और माइनस का साइन आपका एज इट इज़ रहेगा ही, तो -log y हो जाएगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है e⁻⁻log n, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने ऐड नहीं करी है, ओके। सो इसका जो आपका प्रॉपर्टी होती है e⁻m log n, क्या होता है log m की पावर n, तो ये जो माइनस है वो पावर में आ जाएगा e⁻log y की पावर -1। और फिर आपकी एक और प्रॉपर्टी होती है e⁻log x, क्या होता है log x जो है, log और e दोनों हट जाता है और सिर्फ आपका x आ जाता है, तो x क्या है y इन्वर्स है यहाँ पे, और y इन्वर्स को हम 1/y भी लिख सकते हैं, इसीलिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/y आ गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन निकालते टाइम हमें एक पहले नंबर फॉर्मूला लिखना है और फिर उसी में उसकी वैल्यूज़ रख देनी है। तो x आपका x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/y है, वैल्यू रखी इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, q इज़ 2y², और अब जो वैल्यूज़ कट रही थी उनको काट दिया। अब 2y का इंटीग्रेशन क्या होता है y² होता है, यू ऑलरेडी नो। तो क्या हो गया आपके पास आंसर क्या आ गया x/y y² प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन जब आपने पहले देखा होगा, जब आपको नहीं बनता होगा, और आप सॉल्यूशन करने के बाद आपको कितना इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। सो आई होप आपको केस 1 एंड केस 2 समझ में आ गए होंगे। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, ताकि आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, मैं उसी क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो के थ्रू समझा दूंगी। ठीक है, वही वीडियो फिर हम अपलोड करेंगे। अभी ये आपका ये वाले पार्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस 1 केस 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम ऐसा केस देखेंगे जिसमें आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सॉल्व हो पाएगा, केस 1 से भी केस 2 से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये M2 की सीरीज़ है पूरी की पूरी, तो अभी वीडियोज़ कम्प्लीटली आते ही जाएंगे आपके पास, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 की कंप्लीटली सीरीज़ रहेगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।